तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 का जो चैप्टर नंबर 7 है उसका नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में दोस्तों हम लोग सब्लिमेशन और फेज डायग्राम के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं सब्लिमेशन क्या होता है। तो सबसे पहले देखते हैं उसकी डेफिनेशन। डेफिनेशन देखिए दोस्तों, द चेंज ऑफ स्टेट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम सॉलिड टू वेपर डायरेक्टली विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड एज सब्लिमेशन। मतलब कोई भी अगर एक सब्सटेंस है, इस सब्सटेंस को अगर आप हीट देते हो दोस्तों, तो डायरेक्टली ये सॉलिड स्टेट से वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। इसका लिक्विड स्टेट आपको देखने को नहीं मिलता है। इस प्रोसेस को दोस्तों सब्लिमेशन बोलते हैं। ओके, जैसे कि अगर आप दोस्तों देखिए, आप यहाँ पे आइस लेते हो, मान लेते हैं आप यहाँ पे आइस लेते हो और इस आइस को आप यहाँ पे हीट देते हो। ओके, इसको हीट करते हो तो इस आइस का कन्वर्जन पहले क्या होगा, लिक्विड में होगा। पहले इसका कन्वर्जन लिक्विड में होगा। अगर वापस आप यहाँ पे हीट देना कंटिन्यू करते हो तो ये फिर वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये फिर वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे तो ये सॉलिड का आपको लिक्विड स्टेट दिखाई दिया, तो इस प्रोसेस को सब्लिमेशन नहीं बोलेंगे हम। ओके, लेकिन अगर आप कैंपर लोगे दोस्तों, यहाँ पे जो हम इंडियंस देखिए पूजा करते वक्त यूज़ करते हैं उसको, तो जो कैंपर आप लोगे एक डिश में लेना है उसको, एक डिश में अगर आप यहाँ पे कैंपर लोगे तो, और अगर उस डिश को आप यहाँ पे हीट सप्लाई करोगे तो अब ये जो कैंपर है ना दोस्तों, ये डायरेक्टली भाप बनकर उड़ जाएगा। इसका वेपर में कन्वर्जन हो जाएगा डायरेक्टली। इसका आपको लिक्विड फॉर्म देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इस प्रोसेस को दोस्तों सब्लिमेशन बोलते हैं। ओके, और जो मटेरियल या सब्सटेंस इस सब्लिमेशन को फॉलो करता है उस सब्सटेंस को सब्लिमिन बोलते हैं। सब्लिमिन। ठीक है, तो कैंपर एक सब्लिमिन है दोस्तों। कैंपर को अगर आप यहाँ पे हीट प्रोवाइड करोगे तो ये डायरेक्टली भाप बनकर उड़ जाएगा, ये वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका लिक्विड स्टेट आपको नहीं दिखेगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। ओके, एक और एग्जांपल लेते हैं दोस्तों। देखिए, सॉलिड CO2, सॉलिड CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना, ये सॉलिड फॉर्म में जो होता है इसको ड्राई आइस भी बोलते हैं। ड्राई आइस। ठीक है, तो इस ड्राई आइस को अगर आप हीट करोगे ना, ये ड्राई आइस है मान लेते हैं, अगर आप इसको हीट करोगे, इसको हीट सप्लाई करोगे तो इस ड्राई आइस का भी लिक्विड फॉर्म आपको नहीं देखने को मिलेगा। ये डायरेक्टली वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ये ड्राई आइस जो है ना, ये सॉलिड CO2, ये डायरेक्टली वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये ड्राई आइस भी एक सब्लिमिन है दोस्तों। ओके, और ये सब्लिमेशन को फॉलो करता है। ठीक है, तो फिर से एक बार देखिए दोस्तों, सब्लिमेशन क्या है, द चेंज ऑफ स्टेट ऑफ सब्सटेंस। कोई भी एक सब्सटेंस है, इसका स्टेट अगर डायरेक्टली सॉलिड से वेपर में हो रहा है विदाउट पासिंग थ्रू लिक्विड, उसका लिक्विड फॉर्म आपको देखने को नहीं मिल रहा है, तो उस प्रोसेस को सब्लिमेशन बोलते हैं। ओके, और एग्जाम्पल क्या है इसका दोस्तों, यहाँ पे कैंफर बोल सकते हो आप, यहाँ पे कैंपर और ड्राई आइस। ड्राई आइस मतलब सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। अब बढ़ते हैं आगे दोस्तों, हमें अब पढ़ना है यहाँ पे फेज डायग्राम के बारे में। तो दोस्तों ये फेज डायग्राम क्या होती है, इसको हम यहाँ पे समझते हैं। तो सपोज़ आपके पास दोस्तों पानी है, यहाँ पर ये पानी है, मान लेते हैं ये पानी है। तो ये पानी का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है दोस्तों, इसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट बोल सकते हो आप, एक ही होता है। 0 डिग्री सेल्सियस, मतलब पानी 0 डिग्री सेल्सियस पर फ्रीज होता है, या फिर आप बोल सकते हो 0 डिग्री सेल्सियस पर मेल्ट होता है। और इस पानी का दोस्तों बॉइलिंग पॉइंट क्या है, कितने टेम्परेचर पे ये बॉईल होता है। तो इसका बॉइलिंग पॉइंट है दोस्तों 100 डिग्री सेल्सियस। बॉइलिंग पॉइंट बोल सकते हो आप, या फिर कंडेंसेशन पॉइंट बोल सकते हो। ठीक है, तो ये जो फ्रीजिंग पॉइंट है दोस्तों 0 डिग्री सेल्सियस और बॉइलिंग पॉइंट जो है 100 डिग्री सेल्सियस, ये दोस्तों अगर प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, प्रेशर कितना है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो ये वैल्यूज़ होंगे। ठीक है, अगर अपना नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर है तो पानी जो है 0 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज हो जाएगा और 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल करने लगेगा। लेकिन अगर दोस्तों प्रेशर चेंज होता है तो ये वैल्यूज़ भी चेंज होते हैं। अगर प्रेशर आप चेंज करोगे तो ये पानी का फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट चेंज हो जाएगा। तो प्रेशर के साथ साथ ये फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कैसे चेंज होता है, ये दिखाने वाला जो ग्राफ होता है दोस्तों, उसको फेज डायग्राम बोलते हैं। तो ये फेज डायग्राम क्या होगी दोस्तों, ये होगी प्रेशर वर्सेस, यहाँ पे क्या होगा, ये प्रेशर वर्सेस ये टेम्परेचर। टेम्परेचर मतलब क्या, फ्रीजिंग टेम्परेचर और बॉइलिंग टेम्परेचर। ओके, तो फेज डायग्राम निकालने के लिए दोस्तों हम y एक्सिस पर प्रेशर लेंगे और x एक्सिस पर हम यहाँ पे टेम्परेचर लेंगे। तो दोस्तों ये प्रेशर के साथ साथ फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर कैसे चेंज होता है, ये ग्राफ को हमें यहाँ पे प्लॉट करना है। तो जब दोस्तों प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो, यहाँ पे दिखाता हूँ मैं आपको, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, मान लेते हैं यहाँ पर ये 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। तो वाटर का ये फेज डायग्राम हम वाटर के लिए निकाल रहे हैं। ठीक है, ये फेज डायग्राम जो है दोस्तों हम यहाँ पे वाटर के लिए निकाल रहे हैं। ठीक है, अलग अलग सब्सटेंस के लिए अलग अलग फेज डायग्राम होगी, ये अब हम यहाँ पे वाटर के लिए निकाल रहे हैं। तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे दोस्तों फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, यहाँ पर देखिए मैं लिखता हूँ यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ये आपको क्या मिल गया दोस्तों, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे ये आपको यहाँ पे फ्रीजिंग पॉइंट मिल गया, ये फ्रीजिंग पॉइंट मिल गया। ठीक है, और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर
बॉइलिंग पॉइंट क्या है दोस्तों, एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर बॉइलिंग पॉइंट क्या है, ये है यहाँ पर देखिए 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे जो बॉइलिंग पॉइंट है वाटर का वो है 100 डिग्री सेल्सियस। तो ये दो पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं। अब सबसे पहले तो दोस्तों ग्राफ याद रखिए, फिर मैं ग्राफ का मीनिंग आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अब दोस्तों एक और यहाँ पे प्रेशर आपको याद रखना है, एक प्रेशर आपको यहाँ पे याद रखना है, वो है 0.006 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो आपने एक ये प्रेशर ध्यान में रखा दोस्तों 0.006 एटमॉस्फेरिक, और एक टेम्परेचर आपको ध्यान में रखना है यहाँ पर, ये टेम्परेचर है 0.01 डिग्री सेल्सियस, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस से थोड़ा सा आगे। ठीक है, बहुत थोड़ा आगे होगा, लेकिन आपको दिखने के लिए यहाँ पर थोड़ा डिस्टेंस लिया है मैंने। तो इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, ये 0.006 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, इस टेम्परेचर पे आपको यहाँ पर एक पॉइंट फिक्स करना है। ये पॉइंट आपने फिक्स किया है यहाँ पर। ठीक है, ये वैल्यूज़ ध्यान में रखिए दोस्तों, 0.006 एटमॉस्फेरिक प्रेशर और 0.01 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पर एक पॉइंट लीजिए, आपके पास ये दो पॉइंट्स हैं। अब आपको क्या करना है दोस्तों, आपको ये ग्राफ कुछ इस तरीके का निकालना है। ये ग्राफ निकालना है आपको ऐसे, ठीक है, और ये ग्राफ निकालना है आपको ऐसे, कुछ इस प्रकार से आपको ये ग्राफ निकालना है, और यहाँ से ये पॉइंट ज्वाइन करना है डायरेक्टली ऐसे। ओके, एक और प्रेशर आपको याद रखना है दोस्तों, यहाँ पर देखिए ये 218 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ओके, ये 218 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, और आपको एक और टेम्परेचर यहाँ पे याद रखना है, वो है 374 डिग्री सेल्सियस। ये 374 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो दोस्तों ये हुई यहाँ पर फेज डायग्राम कंप्लीट। अब हम बात करेंगे दोस्तों एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर की। ठीक है, हम सिर्फ बात करेंगे एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर की। तो एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर जब है तो लिक्विड का फ्रीजिंग पॉइंट क्या है दोस्तों, यहाँ पर देखिए 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, मतलब अगर देखिए ये 0 डिग्री सेल्सियस है यहाँ पर, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, और टेम्परेचर अगर आप कम करते हो तो यहाँ पे सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अगर टेम्परेचर बढ़ा रहे हो मतलब आपको इधर जाना होगा, और टेम्परेचर कम कर रहे हो मतलब आप इधर जा रहे हो। तो अगर टेम्परेचर कम करोगे, एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे आप 0 से टेम्परेचर कम करोगे तो ये सॉलिड हो जाएगा, तो यहाँ पे सॉलिड स्टेट होता है इस कर्व के इधर। और एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे आप 0 से टेम्परेचर बढ़ाते हो तो ये क्या होगा, यहाँ पे लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये जो स्टेट है दोस्तों यहाँ पर, ये लिक्विड स्टेट है। ये जो टोटल स्टेट है ना, ये लिक्विड स्टेट है, ऐसे आप ध्यान में रखिए। अब दोस्तों एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे बॉइलिंग पॉइंट क्या है लिक्विड का, 100 डिग्री सेल्सियस है। मतलब यहाँ पे देखिए लिक्विड बॉईल करना शुरू करता है, मतलब ये देखिए ये लिक्विड 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉईल करना शुरू करेगा। तो 100 डिग्री सेल्सियस के बाद यहाँ पे कौन सी स्टेट होगी, ये वेपर स्टेट होगी। अगर 100 डिग्री सेल्सियस से आगे आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, और 100 डिग्री सेल्सियस से अगर आप टेम्परेचर कम करते हो तो ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर लिक्विड दिखेगा आपको, यहाँ पे वेपर दिखेगा। यहाँ पे दोस्तों देखिए ये वेपर स्टेट है, ये जो कर्व है ना इसके इस साइड में वेपर है, ये जो कर्व है यहाँ पे लिक्विड स्टेट है। ओके, और ये जो कर्व है यहाँ पर सॉलिड स्टेट है। आपको ऐसे ध्यान में रखना है और पढ़ना है फिर फेज डायग्राम को। अब सबसे पहले पढ़ते हैं दोस्तों इस कर्व के बारे में। ये कर्व क्या है, इस कर्व पर ये कौन सा पॉइंट है दोस्तों, ये बॉइलिंग पॉइंट है ना। तो हर एक पॉइंट इस कर्व के ऊपर का बॉइलिंग पॉइंट होगा। ओके, इसीलिए इसको वेपराइजेशन कर्व बोलते हैं। ठीक है, इस कर्व को क्या बोलते हैं दोस्तों, ये वेपराइजेशन कर्व है, वेपराइजेशन कर्व। ठीक है, ये वेपराइजेशन कर्व है, मतलब हर एक पॉइंट यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट दिखेगा आपको वाटर का। ओके, तो एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे पानी 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल होता है। जैसे जैसे आप प्रेशर को बढ़ाते हो, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है दोस्तों, देखिए बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर बढ़ेगा। प्रेशर अगर आप यहाँ पे बढ़ाते हो, प्रेशर आप बढ़ाते हो तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और अगर प्रेशर आप यहाँ पे देखिए कम कर रहे हो तो बॉइलिंग पॉइंट भी कम होता जा रहा है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो इस वेपराइजेशन कर्व को LV कर्व भी बोला जाता है, L फॉर लिक्विड, V फॉर वेपर। तो ये वेपराइजेशन कर्व मतलब LV कर्व हुआ। ठीक है, तो इस कर्व के बारे में आपको यहाँ पे 3 चीज़ें लिखनी है। पहली चीज़ लिखनी है, इस कर्व पे आपको 2 फेजेस दिखने को मिलेंगे। आपको इस कर्व पे लिक्विड भी देखने को मिलेगा और वेपर भी देखने को मिलेगा। ठीक है, सो 2 फेजेस आर प्रेजेंट ऑन दिस कर्व, ये पहला पॉइंट हुआ। दूसरा पॉइंट आपको क्या लिखना है दोस्तों, ये कर्व रिप्रेजेंट करता है बॉइलिंग पॉइंट। ये कर्व क्या दिखाता है आपको, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर बोल सकते हो आप यहाँ पर। ठीक है, तो दिस कर्व शोज यू चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट, चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर विथ व्हाट, प्रेशर, विथ, ऐसे बोल सकते हो आप यहाँ पे, विथ प्रेशर। प्रेशर के साथ साथ बॉइलिंग पॉइंट वाटर का क्या हो रहा है। एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे 100 डिग्री सेल्सियस, अगर प्रेशर बढ़ाते हो तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, प्रेशर घटाते हो तो बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो कर्व है वेपराइजेशन कर्व, इसके बारे में इतनी जानकारी आपको लिखनी होगी एग्जाम में। ओके, अब बात करते हैं दोस्तों इस कर्व के बारे में। ये कर्व क्या है, ये कर्व पर कौन सा पॉइंट है, देखिए ये पॉइंट क्या है, एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे ये फ्रीजिंग पॉइंट है। ठीक है, तो इस कर्व पे सभी पॉइंट क्या होंगे दोस्तों, ये फ्रीजिंग पॉइंट होंगे।
ठीक है। तो ये जो कर्व है ना, इस कर्व को हम फ्यूजन कर्व बोलते हैं। इस कर्व को हम फ्यूजन कर्व बोलते हैं। फ्यूजन कर्व बोलो, या फिर दोस्तों आप यहाँ पे सॉलिड लिक्विड कर्व भी बोल सकते हो। ये कौन सा कर्व है? सॉलिड लिक्विड कर्व। तो इस कर्व के बारे में आपको यहाँ पे 3-4 चीज़ें लिखनी है कि इस कर्व के ऊपर का हर एक पॉइंट क्या होगा? फ्रीजिंग पॉइंट होगा। मतलब ये कर्व क्या दिखाता है दोस्तों? ये कर्व दिखाता है चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट विथ प्रेशर। प्रेशर के साथ साथ फ्रीजिंग पॉइंट कैसे चेंज होता है। एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस है, तो अगर आप प्रेशर बढ़ाते हो तो फ्रीजिंग पॉइंट देखिए कम हो रहा है थोड़ा, ठीक है। और एक चीज़ आपको यहाँ पे लिखनी है कि ये कर्व पे आपको 2 फेजेस देखने को मिलेंगे। आपको यहाँ पे बर्फ़ भी देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपको पानी भी देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको पानी भी देखने को मिलेगा, आपको यहाँ पे वेपर भी देखने को मिलेगी। लेकिन यहाँ पे सिर्फ पानी होगा, यहाँ पे सिर्फ वेपर होगी, यहाँ पे सिर्फ सॉलिड होगा, ठीक है। तो ये फ्यूजन कर्व हमें क्या बताता है दोस्तों? ये चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या बताता है हमें? चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो चेंज कैसे हो रहा है? विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट? प्रेशर। विथ रिस्पेक्ट टू प्रेशर के साथ साथ फ्रीजिंग पॉइंट कैसे चेंज हो रहा है, ये हमें फ्यूजन कर्व से पता चलता है। तो अब बात करते हैं दोस्तों इस कर्व के बारे में, ठीक है। ये कर्व के इस साइड में देखिए कौन सी फेज़ है? सॉलिड है। और इस कर्व के इस साइड में वेपर फेज़ है, ठीक है। मतलब अगर प्रेशर 0.006 एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम हुआ तो आपको 2 ही फेजेस देखने को मिलेंगे। आपको सॉलिड देखने को मिलेगा और वेपर देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको लिक्विड फेज देखने को नहीं मिलेगी। अगर प्रेशर इससे ऊपर है तो सॉलिड होगा, लिक्विड होगा, वेपर भी होगी, ठीक है। लेकिन अगर प्रेशर 0.006 एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम है तो सॉलिड का डायरेक्टली कन्वर्जन होता है वेपर में, अगर टेम्परेचर आप बढ़ाते हो तो इस कर्व को दोस्तों सब्लिमेशन कर्व भी बोला जाता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखिए 0.006 एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम पे वाटर सब्लिमिन बन जाता है, ठीक है। मतलब वाटर सब्लिमेशन दिखाता है यहाँ पे लिक्विड फेज आपको देखने को नहीं मिलती। तो इसीलिए दोस्तों इस कर्व को जो है ये जो कर्व है ना, इस कर्व को आप सब्लिमेशन कर्व भी बोल सकते हो, या फिर सॉलिड वेपर कर्व भी बोल सकते हो। सॉलिड वेपर कर्व या फिर आप सब्लिमेशन कर्व बोल सकते हो इसको। तो इस कर्व के बारे में आपको क्या लिखना है एग्जाम में अगर पूछते हैं तो? वाटर सब्लिमेट्स एट प्रेशर बिलो 0.006 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। 0.006 एटमॉस्फेरिक प्रेशर से अगर आप नीचे जाते हो तो पानी जो है ये सब्लिमिन बन जाता है, वो सब्लिमेट करना शुरू करता है। मतलब आपको लिक्विड फेज वहाँ पे दिखाई नहीं देती। अब इस कर्व के ऊपर एक पॉइंट ऐसा है दोस्तों, देखिए ये पॉइंट, ठीक है। इस पॉइंट को बोला जाता है ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, ठीक है। तो ये कौन से प्रेशर पे और कौन से टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करता है? देखिए ये जो है ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, ये 0.006 एटमॉस्फेरिक प्रेशर और यहाँ पे देखिए टेम्परेचर में मैंने आपको ध्यान में रखने को बोला था 0.01 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। मतलब अगर प्रेशर आप 0.006 एटमॉस्फेरिक प्रेशर रखते हो, ओके, और उसका टेम्परेचर जो है, पानी का जो टेम्परेचर है वो 0.01 डिग्री सेल्सियस रखते हो, तो यहाँ पे एक मैजिक होता है। मैजिक क्या होता है दोस्तों? कि आपको इस पॉइंट पे लिक्विड स्टेट मतलब पानी भी दिखाई देगा, आपको यहाँ पे सॉलिड स्टेट मतलब आपको यहाँ पे बर्फ़ भी दिखाई देगा, और यहाँ पे आपको वेपर स्टेट मतलब आपको यहाँ पर वेपर स्टेट, तीनों स्टेट आपको इस पॉइंट पे दिखेंगी। मतलब अगर पानी का प्रेशर आप इतना करते हो और उसका टेम्परेचर आप इतना करते हो तो आपको तीनों स्टेट देखने को मिलेंगी यहाँ पर, इसलिए इसको ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर बोला जाता है। अब एक लास्ट पॉइंट इस ग्राफ के बारे में आपको ध्यान में रखना है दोस्तों कि ये जो 218 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है और ये 374 डिग्री सेल्सियस है, इस पॉइंट को क्रिटिकल पॉइंट बोला जाता है। इस पॉइंट को क्रिटिकल पॉइंट बोला जाता है। क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है इसके बारे में हम बाद में बात करते हैं, लेकिन ये क्रिटिकल पॉइंट का जो टेम्परेचर है ये 374 डिग्री सेल्सियस, इसको क्रिटिकल टेम्परेचर बोला जाता है। क्रिटिकल टेम्परेचर बोला जाता है, ठीक है। तो दोस्तों ये क्रिटिकल टेम्परेचर का क्या इंपॉर्टेंस है? तो यहाँ पे दोस्तों देखिए आपको वेपर स्टेट दिखाई दे रही है। अगर आप क्रिटिकल टेम्परेचर से आगे चले जाओगे तो आपको यहाँ पे गैसियस स्टेट दिखाई देगी। ये गैस होता है, 374 के आगे क्या होता है? ये गैस होता है, और 374 के पीछे यहाँ पे वेपर होती है, ठीक है। और गैस और वेपर में क्या यहाँ पर डिफरेंस है इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, सिर्फ इतना ही ध्यान में रखिए आप। अब तो एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात अगर की जाए तो दोस्तों पानी जो है 0 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज़ होता है, 100 डिग्री सेल्सियस पे वो बॉईल करना शुरू करता है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे 110 डिग्री सेल्सियस इतना टेम्परेचर है तो वेपर स्टेट में है वो, और अगर टेम्परेचर देखिए 374 के आगे जाते हो तो गैसियस स्टेट मिलती है आपको यहाँ पर, ओके। अब ये क्रिटिकल पॉइंट, क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है इसके बारे में दोस्तों हम बाद में बात करेंगे, लेकिन जैसे हमने यहाँ पे दोस्तों
पानी के लिए फेज डायग्राम निकाली है, वैसे ही आपको यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड के लिए फेज डायग्राम निकालनी है। ठीक है, तो दोस्तों आपको यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड के लिए ये फेज डायग्राम याद करनी होगी। ठीक है, तो इसको आप याद कर लीजिए। तो आपको देखिए वाई एक्सिस पर प्रेशर और एक्स एक्सिस पर यहाँ पर टेम्परेचर लेना है। तो जब प्रेशर एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा तो जो फ्रीजिंग पॉइंट है, दोस्तों वो कितना होगा यहाँ पे -78.5। ठीक है, सो एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे दोस्तों आपको यहाँ पर -78.5 ये फ्रीजिंग पॉइंट मिल रहा है। तो ये कर्व के ऊपर के सभी जो पॉइंट है ना दोस्तों, ये फ्रीजिंग पॉइंट होंगे। ओके, तो यहाँ पे दोस्तों ये सॉलिड दिखेगा। और जैसे कि आपको पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे सब्लिमेट करता है, हम देख चुके हैं आप। तो डायरेक्टली यहाँ पे क्या होगा, ये वेपर स्टेट होगी, ये होगी वेपर स्टेट, ये होगी सॉलिड स्टेट। ठीक है, तो एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे ये सॉलिड से डायरेक्टली वेपर में कन्वर्ट होगा। तो एक तो ये प्रेशर आपको याद रखना है, टेम्परेचर आपको याद रखना है। ट्रिपल पॉइंट आपको मिलेगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर 5.11 पे यहाँ पर, और जब टेम्परेचर होगा -56.6। जब ये कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर आप 5.11 इतना करते हो और उसका टेम्परेचर आप इतना करते हो -56.6, तो आपको 3 फेज दिखाई देंगे। आपको यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का सॉलिड स्टेट भी दिखाई देगा, उसका आपको लिक्विड स्टेट भी दिखाई देगा, और उसका आपको यहाँ पे वेपर स्टेट भी दिखाई देगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये जो है ये इसके आगे का जो कर्व है ये कौन सा है, ये लिक्विड वर्सेस वेपर का कर्व है, मतलब ये बॉइलिंग पॉइंट है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 56 एटमॉस्फेरिक प्रेशर और टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस पे। आपको यहाँ पर एक पॉइंट ये ध्यान में रखना होगा, यहाँ से ट्रिपल पॉइंट से जाता हुआ ये कर्व आपको ड्रॉ करना है इधर, और ये कर्व आपको ड्रॉ करना है कुछ इस प्रकार से इधर। ये होगा लिक्विड वर्सेस सॉलिड कर्व, ये होगा लिक्विड वर्सेस वेपर का कर्व। ओके, और लास्टली क्रिटिकल पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, जैसे पानी के केस में हुआ था 73 एटमॉस्फेरिक प्रेशर और टेम्परेचर कितना देखिए 31.1। यहाँ पर क्रिटिकल पॉइंट है, मतलब इधर आपको गैसियस स्टेट देखने को मिलेगी, ये वेपर स्टेट है, ये लिक्विड है, ये सॉलिड स्टेट है। एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे कोई लिक्विड स्टेट नहीं है, यहाँ पर डायरेक्टली सॉलिड से वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन अगर आप प्रेशर बढ़ाते हो, मान लेते हैं 56 एटमॉस्फेरिक प्रेशर करते हो, तो आपको यहाँ पे सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड मतलब ड्राई आइस भी देखने को मिलेगा। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे लिक्विड CO2 भी मिलेगा आपको यहाँ पर, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे आपको यहाँ पे वेपर CO2 भी देखने को मिलेगा। ओके, तो जैसे मैंने आपको दोस्तों पानी की फेज डायग्राम एक्सप्लेन की है, वैसे ही आप इसको समझो। दोस्तों गैस और वेपर में क्या डिफरेंस होता है, इसको समझने के लिए मैं यहाँ पर वाटर की फेज डायग्राम निकालता हूँ सबसे पहले। तो जैसे कि आपको पता है दोस्तों, यहाँ पे ये लिक्विड स्टेट है, यहाँ पर ये सॉलिड है, ये सॉलिड स्टेट है, यहाँ पर ये वेपर स्टेट है। ओके, और अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते चाहोगे, ये क्रिटिकल टेम्परेचर, इसको क्रिटिकल टेम्परेचर बोलते हैं, ये क्रिटिकल टेम्परेचर से अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो इससे ज़्यादा, तो यहाँ पे आपको गैस दिखाई देता है। ये वेपर है, ये गैस होगा। तो ये जो दोस्तों गैस और वेपर है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, सबसे पहले देखते हैं उनकी डेफिनेशन। तो देखिए दोस्तों, गैस किसे कहते हैं और वेपर किसे कहते हैं। अ सब्सटेंस विच इज़ इन अ गैसियस स्टेट एंड इज़ अबव द क्रिटिकल टेम्परेचर इज़ कॉल्ड एज गैस। तो ये सब्सटेंस देखिए, ये गैसियस स्टेट में है और ये क्रिटिकल टेम्परेचर के ऊपर है, ये क्रिटिकल टेम्परेचर है उसके ऊपर है ये, तो उसको गैस बोलते हैं। मतलब ऐसा सब्सटेंस जो गैसियस स्टेट में है और क्रिटिकल टेम्परेचर के ऊपर है, तो उसको गैस बोलेंगे। और वेपर का मतलब क्या है, अ सब्सटेंस विच इज़ इन अ गैसियस स्टेट, ये भी गैसियस स्टेट में है लेकिन इज़ बिलो द क्रिटिकल टेम्परेचर इज़ नोन एज वेपर। तो अगर ये क्रिटिकल टेम्परेचर के नीचे है गैसियस स्टेट में, तो उसको वेपर बोला जाता है। तो ये तो एक डिफरेंस हुआ। एक और इंपॉर्टेंट बात आपको समझनी है वेपर और गैस के बारे में। ठीक है, वो बात क्या है, अगर मान लेते हैं यहाँ पे देखिए 110 डिग्री सेल्सियस पे अगर कोई वेपर है एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर और 110 डिग्री सेल्सियस पे आपको कौन सा स्टेट दिखाई देगा, वेपर दिखाई देगी आपको। ठीक है, तो अगर आप टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हो, टेम्परेचर 110 ही रखते हो, और आपको लिक्विफाई करना है, ये वेपर को लिक्विफाई करना है, तो आपको क्या करना होगा, आपको प्रेशर को बढ़ाना होगा। ठीक है, तो 110 डिग्री सेल्सियस पे अगर आप प्रेशर बढ़ाते हो, तो ये जो वेपर है ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, तो वेपर क्या होती है दोस्तों, वेपर लिक्विफाई सिर्फ प्रेशर बढ़ाने से हो सकती है। तो देखिए दोस्तों, अ वेपर कैन बी कन्वर्टेड टू लिक्विड बाय इंक्रीजिंग प्रेशर अलोन। टेम्परेचर चेंज करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। अगर देखिए वेपर है यहाँ पर 150 पे है, मान लेते हैं हम यहाँ पे देखिए 150 डिग्री सेल्सियस और एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे आपको यहाँ पे क्या है, वेपर स्टेट है, तो आपको टेम्परेचर चेंज करने की ज़रूरत नहीं है इसको लिक्विफाई करने के लिए। आप प्रेशर भी यहाँ पर क्या कर सकते हो, प्रेशर भी आप बढ़ा सकते हो। अगर आप प्रेशर बढ़ाओगे तो ये लिक्विफाई हो जाएगा, मतलब आप टेम्परेचर कम करोगे तो भी ये लिक्विफाई होगा, अगर प्रेशर बढ़ाओगे तो भी ये लिक्विफाई होगा। ठीक है, लेकिन गैसियस स्टेट में ऐसा नहीं होता है दोस्तों। ठीक है, क्या होता है देखिए, अगर आपके पास यहाँ पे 400 डिग्री सेल्सियस पे और एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे
आपके पास कौन सा स्टेट होगा, एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर और 400 डिग्री सेल्सियस पे आपके पास यहाँ पे गैस होगा ना, ठीक है। तो गैस का अगर देखिए यहाँ पे प्रेशर बढ़ाता हूँ, मैं प्रेशर बढ़ाता हूँ तो क्या ये लिक्विफाई होगा, यहाँ पे लिक्विड है नहीं है, ठीक है। तो ये जो गैस है इसको हम सिर्फ प्रेशर के थ्रू लिक्विफाई नहीं कर सकते, क्योंकि ये ग्राफ देखिए ऐसे जा रहा है, ठीक है, ओके। तो क्या सेंटेंस लिखना है दोस्तों, अ गैस कैन नॉट बी लिक्विफाई प्रेशर अलोन, मतलब यहाँ पर देखिए 400 डिग्री सेल्सियस पे आपके पास कोई गैस है एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, तो सिर्फ प्रेशर बढ़ाने से ये लिक्विफाई नहीं होगा, पहले उसको क्रिटिकल टेम्परेचर से कम टेम्परेचर पे लाना होगा, फिर प्रेशर बढ़ाना होगा, ठीक है। सो यहाँ पे एक और सेंटेंस लिखता हूँ मैं, तो क्या सेंटेंस है देखिए दोस्तों, टेम्परेचर ऑफ गैस मस्ट बी रिड्यूस टू क्रिटिकल टेम्परेचर पॉइंट, ओके, इफ़ वी वांट टू लिक्विफाई इट विथ प्रेशर अलोन, मतलब इस गैस को यहाँ पे 400 डिग्री सेल्सियस पे और एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे जो गैस है उसको अगर आपको सिर्फ प्रेशर के थ्रू लिक्विफाई करना है तो आपको सबसे पहले उसका टेम्परेचर क्रिटिकल पॉइंट टेम्परेचर तक घटाना होगा, फिर उसका प्रेशर बढ़ाना होगा ताकि आप यहाँ पे उसको लिक्विफाई कर सको। ये मीनिंग है दोस्तों इसका, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों ये फेज डायग्राम जो है ये कंसेप्ट यहाँ पे खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम लेटेंट हीट के बारे में बात करेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे अगली वीडियो में, धन्यवाद।